पंजाब का एक प्रमुख शहर है बरनाला और बरनाला में आज फीरा फेडरेशन ऑफ इंडियन रेशनलिस्ट एसोसिएशन का 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। वैज्ञानिक चेतना वेब पोर्टल जमशेदपुर झारखंड की ओर से हमारी टीम यहाँ मौजूद है। बेहद सुखद है पंजाब के विभिन्न मुद्दों पर तर्कशील सोसाइटी पंजाब जो यहाँ के हम कहें कि लोकल ऑर्गेनाइज़र हैं जिन्होंने सारा आयोजन यहाँ संपन्न किया है, और हमारे साथ हैं पंजाब तर्कशील सोसाइटी के वरिष्ठ पदाधिकारी रणधीर गिलपति जी। आइए हम इनसे समझते हैं तर्कशील सोसाइटी पंजाब की भूमिका और यहाँ का परिवेश। रणधीर सिंह जी, आप तर्कशील सोसाइटी से कब से जुड़े हैं? आनंद जी, तर्कशील सोसाइटी पंजाब 1984 में बनाई गई, इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। उससे पहले इसका कोई नामो निशान नहीं था इस किस्म की संस्था का। अब्राहम टी कावूर की किताबें आई, पंजाब में आई। दोनों किताबों को कुछ हमारे साथियों ने पढ़ा, उनको लगा कि इनका पंजाबी में अनुवाद होना चाहिए, ये बातें पंजाब के लोगों के पास भी जानी चाहिए। तो उनका अनुवाद हुआ। एक किताब थी पंजाबी में, ते देव पुरुष हार गए। दूसरी थी देव दैंत ते रूहां। दोनों किताबें जब प्रकाशित हुई तो उनका बहुत बड़े लेवल पर पाठकों ने उसको एक्सेप्ट किया, पाठकों ने उनको लिया, ख़रीदा, पढ़ा। तो एक विचार फैल गया कि इस विचार के इस विचार को फैलाने के लिए, इस विचार को और प्रसारित करने के लिए वैज्ञानिक विचार को एक संस्था की ज़रूरत है। तो कुछ साथियों ने मिलकर तर्कशील सोसाइटी पंजाब का गठन किया। तो मैं भी उन साथियों में था जो शुरू में जिन्होंने ये संगठन गठित किया। जैसे कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। किसी चीज़ की जब ज़रूरत होती है तो वो परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। वो कौन से हालात थे, ख़ास तौर से सामाजिक स्तर पे सामाजिक विसंगतियों का, विकृतियों का, जिसने इसको जन्म दिया तर्कशील सोसाइटी पंजाब? आनंद जी, मैं कुछ प्रोग्रेसिव संस्थाओं में काम करता रहूं, जैसे शहीद भगत सिंह ने बनाई थी नौजवान भारत सभा। हमने पंजाब में भी नौजवान भारत सभा उनके विचारों को प्रसारित करने के लिए बनाई थी। तो उसमें काम करते हुए बहुत से गाँवों में जाना पड़ता था, मीटिंगें करते थे, लोगों से बातचीत करते थे। तो हमें लगा कि लोग बहुत सारे अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं। लोग अपनी बदहाली के लिए किसी राजसत्ता को दोषी नहीं मानते हैं, अपनी किस्मत को दोषी मान रहे हैं। तो हमें ये लगा कि लोगों को इन परिस्थितियों से निकालने की ज़रूरत है। अंधविश्वासों के ख़िलाफ़ एक जंग शुरू करने की ज़रूरत है। जो लोग वहम प्रस्ती से मुक्त होकर उनको पता चले कि उनकी बदहाली का कारण उनकी किस्मत नहीं है, वो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं जो लोग विरोधी नीतियां बना रहे हैं और लागू कर रहे हैं, और लोगों को अनपढ़ रखकर, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। यदि हम थोड़े अतीत में जाएं कि वो ख़ास तौर पर जो कहें कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हुए, तो कुरीति और पाखंड पर उन्होंने प्रहार किया, संगतियों को सामने लाया, और इसकी ज़रूरत तभी महसूस की गई थी कि कैसे हम एक बेहतर धर्म की स्थापना कर सकते हैं। इसकी बुनियाद बेहद मजबूत है कुरीति और पाखंड के खिलाफ। फिर क्या वजह रही कि इस धरती पे उस तरह की प्रवृत्तियाँ विकसित हुई जिसके कारण ज़रूरत पड़ी प्रगतिशील आंदोलन? हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। गुरु नानक जी ने या हम बोल सकते हैं कि जो सिख लहर चली पंजाब में, बिल्कुल सही, तो उनके संस्थापक थे गुरु नानक देव जी, और उसके बाद 9 गुरु और हुए। तो उन्होंने एक सामाजिक तब्दीली की कोशिश की। तो उन्होंने देखा कि सारा समाज वहम प्रस्ती में, अंधविश्वास में फंसा हुआ है, ऐसी कुरीतियों में फंसा हुआ है जिन
कुरीतियों के ख़िलाफ़ एक जंग करने की ज़रूरत है, तो समाज को उभारने की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने इसके ख़िलाफ़ एक, मैं कहता हूँ कि सामाजिक क्रांति का आगाज़ किया। लेकिन एक समय के बाद, ये तो 5 सदी पहले की बात है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सिख समुदाय था वो भी जो ब्राह्मणवादी सोच थी, जो वहम भ्रम और अंधविश्वास पर आधारित उनकी आइडियोलॉजी थी, उधर की ओर खिसकता गया। अब भी सिख समाज में भी बहुत सारे वहम भ्रम हो गए, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ गुरु साहिबान के साथ भी जुड़ गई जो सच नहीं है। उनके साथ कुछ ऐसी करामातें जोड़ दी गई, हालांकि वो करामातों के ख़िलाफ़ थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ब्राह्मणवाद का इतना असर हुआ कि वो कुरीतियाँ गुरुओं के साथ भी जोड़ दी गई, जो करामातें जोड़ दी गई। धीरे धीरे समाज फिर रसातल की ओर जाता रहा। जो मूल्य स्थापित किए थे गुरु साहिबान ने, उनको पीछे छोड़ता गया और इधर आता गया। तो पंजाब में जो दूसरी हिंदू कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर जो ब्राह्मणवाद है, उन पर प्रहार था गुरु साहिबान का, उनके विचारधारा का बहुत ज़बरदस्त प्रहार था। लेकिन वो गुरु साहिबान की फ़िलॉसफी के अलावा दूसरी तरफ उन्होंने भी अपनी जंग जारी रखी और लोगों को फिर उसी गिरफ्त में लपेट लिया, अंधविश्वासों की गिरफ्त में। इसलिए हमें ज़रूरत लगी कि इनको फ़ाइट देने के लिए एक संस्था की ज़रूरत है। तो जी धन्यवाद। ये हमारी। अब यदि हम पश्चिम भारत की ओर देखें तो कुरीति और पाखंड के खिलाफ जहां आवाज़ उठी, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने भी अपने ढंग से काफ़ी प्रयास किया, और सिख गुरुओं ने तो अपने ढंग से किया ही था। फिर यहीं इतने सारे बाबा जी और माता जी का सामने आना, ये कैसे इस धरती में संभव हो पा रहा है? इसके लिए भी सिख संस्थाएं जिम्मेवार हैं, मैं समझता हूँ। जहाँ तक जैसे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उनका काम तो ये था कि वो जो सिख गुरुओं की विचारधारा थी उनका प्रचार प्रसार करती, लोगों को वहम भ्रम से मुक्त करवाती, अंधविश्वास से मुक्त करवाती, करामातों की बात से मुक्त करवाती, ब्राह्मणवाद से मुक्त करवाती। लेकिन उन्होंने ये अपनी जो भूमिका थी नहीं निभाई। वो भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की तरह करप्शन में फंस गई। अंधविश्वास फैलाने का काम उन्होंने भी शुरू कर दिया। बहुत सारा ऐसा लिटरेचर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने छापा, प्रकाशित करके बांटा, जो अंधविश्वास पर आधारित है। तो जो उन्होंने अपनी भूमिका निभानी थी उन्होंने नहीं निभाई। ना निभाने के कारण, जैसे मिसाल के तौर पर जो दलित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको दुत्कारा गया। हालांकि सिख फिलॉसफी में ये है कि जात पात की कोई बात नहीं है, कि सभी को गले लगाया गुरु साहिबान ने। लेकिन इन जो आज कल के जो लीडर हैं, इन लोगों ने ये डिस्क्रिमिनेशन जारी रखी, उनको धकेलना जारी रखा। तो गरीब लोगों को कोई ना कोई तो उनको शेल्टर चाहिए। इधर शेल्टर नहीं मिली तो बाबाओं की तरफ वो चले गए। अच्छा, पंजाब भगत सिंह का भी पंजाब है, जिनका सम्मान आज हम कहें कि पूरे देश नहीं दुनिया में। तो प्रगतिशील आंदोलन को जोड़कर वहाँ से हम देखने का प्रयास करें कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट का भी ये रहा है, एक प्रगतिशील आंदोलन का भी केंद्र रहा है पंजाब लंबे समय तक। तो कुल प्रगतिशील आंदोलन की क्या भूमिका इस परिप्रेक्ष्य में है? हाँ, मैं गदर पार्टी से बात करना चाहता हूँ। गदर पार्टी में और स्टेटों के लोग भी थे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या पंजाबियों की थी। पंजाबियों में भी गांव सिखों की थी। हम अगर ये बात करें तो उन्होंने एक नई बात ये लेकर आए कि किसी ने अपनी जात गोत की बात नहीं की उसमें। जितने भी नेता हैं, जितने भी शहीद हुए हैं, आप उनका इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए। उनके नाम के साथ उनके गांव का नाम है। बाबा सोहन सिंह भकना, हरी सिंह उस्मान और भकना, करतार सिंह सराभा, ये सब गांव के नाम हैं। उन्होंने अपने नाम के साथ कोई जात या सब कास्ट, जिसको गोत्र कहते हैं, उसका नाम नहीं लिया। ये एक नई चीज़ थी।
हम समझते हैं नई चीज़ ना, थी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। तो जब उसके बाद जब शहीद भगत सिंह वगैरह ने नौजवान भारत सभा बनाई, उसके बाद वो सोशलिस्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट प्रजातंत्र सेना का गठन किया, तो उन्होंने समाजवाद के जो संकल्प को सेंटर में रखा। जी, जी। ये उनकी सबसे बड़ी देन मैं समझता हूँ शहीद भगत सिंह की ये है कि एक रोमांसवादी क्रांतिकारी की बजाय प्रगतिवादी क्रांतिकारी या यथार्थवादी क्रांतिकारी के तौर पर वो सामने आए। भगत सिंह के साथ सुखदेव, ये दोनों क्रांतिकारी बहुत पढ़ते थे, विचारधारा में परिपक्व थे। इन्होंने अपना जो अपने विचार है वो अपनी पार्टी में रखे और उनके ये विचारों का आधार था कि जो वो उन्होंने इंडिया लेवल की हिंदुस्तान प्रजातंत्र सेना बनाई, उसमें सोशलिस्ट शब्द वो लेकर आए। वो भगत सिंह के सुझाव पर था कि इसमें सोशलिस्ट शब्द आना चाहिए। तो लेकिन उन्होंने भी अपने समय जितनी उनकी ताकत थी, उनकी समर्था थी, उन्होंने भी अंधविश्वास के ख़िलाफ़, किस्मत के ख़िलाफ़ उन्होंने एक फ़ाइट की। तो सबसे उनकी जो पॉपुलर बुक है, छोटी सी बुक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, आपने भी पढ़ी होगी, सारे इंडिया के लोगों ने पढ़ी है। वो उसी की देन है, उनकी उस विचारधारा की देन है। उन्होंने अपने समय में भी ये फ़ाइट जारी रखी, गुरु साहिबान ने जारी रखी, गदर पार्टी ने जारी रखी और भगत सिंह के और उनके साथियों ने भी जारी रखी। एक बहुत ही अहम बात आपने लाई, वो मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक की, बहुत चर्चित पुस्तक है जी। कि उस दौर में भी किसी राजनीतिज्ञ के लिए सार्वजनिक रूप से ये कहना बहुत मुश्किल था, या नहीं मुश्किल ही रहा होगा कि मैं नास्तिक हूँ। ये बात उन्होंने कहीं किसी मीटिंग में नहीं कही, पुस्तक लिखी, बाकायदा लोगों के बीच पहुँचाया। आज और ये कठिन होता जा रहा है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से घोषित करे कि मैं नास्तिक हूँ, या ईश्वर में विश्वास नहीं करता, या उसकी शक्ति को चुनौती देने की बात करता हो। तो खुद उनके फॉलोअर्स में जो उनके विरोधी हैं वो तो हैं, लेकिन जो भगत सिंह को अपने को मानने वाले कहते हैं, वो क्यों नहीं साहस करते उनकी बात को दोहराने का कि मैं नास्तिक हूँ? आनंद जी, हम कर ही रहे हैं, हम उनके फॉलोअर हैं सभी। जी। आप भी उनके फॉलोअर हो। सभी जो यहाँ लोग आए हुए हैं इस फीरा कॉन्फ्रेंस में, मैं समझता हूँ सभी भगत सिंह के फॉलोअर हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी के फॉलोअर हैं, वो पेरियर जी के फॉलोअर हैं, रामास्वामी जी के फॉलोअर हैं। वो कह रहे हैं, लेकिन उस समय वो उन्होंने इस मामले में दबने की कोशिश नहीं की। जेल में उनकी जो बातें होती थी, जो भाई रणधीर सिंह थे, मेरे हमनामी थे वो उस समय गदर पार्टी के, उनके साथ भी उनकी बहस होती थी। उन लोगों ने उनकी शहादत के बाद इसको मिटाने की कोशिश की कि भगत सिंह ने केस रख लिए थे, वो धर्म में आस्था रखने लगे थे। बिल्कुल गलत ये बात नहीं है। उन्होंने ठोस अपनी वो बात रखी। उनके रखने का एक कारण ये था, या इतना हौसला क्यों लिया, उन्होंने पढ़ा बहुत कुछ, दुनिया भर का लिटरेचर, क्रांतिकारी लिटरेचर उन्होंने पढ़ा। ऐसे नहीं कि कोई समाजवाद का उनका कोई सपना आ गया या कोई संकल्प आ गया, उन्होंने अध्ययन के जरिए वो क्या। यहाँ तक कि वो जेल का सुप्रिटेंडेंट ने एक बार भगत सिंह को बोला भी कि भगत सिंह तो इतनी किताबें मंगा रहे हो, इतनी पुस्तकें, फिर बाहर भेज रहे हो और मंगा रहे हो, आप किताबें पढ़ते हो कि यार निगलते हो, इनमें कुछ याद भी आपको नहीं। तो कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि ये मैंने ये किताबें पढ़ी, आप जहाँ से मर्जी पूछ ले कहाँ क्या लिखा हुआ है, मेरे को पता है। तो पढ़ने लिखने का काम था सिर्फ दो क्रांतिकारियों का था, उनमें सुखदेव का और भगत सिंह का। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद थे, बहुत बड़ी कुर्बानी की उन्होंने, बहुत अच्छे नेता थे वो, लेकिन उनका ये कहना था कि ये भी पढ़ने लिखने का काम तो इनका ही है, भगत सिंह और सुखदेव का ही है, भी हमने तो जहाँ गोली चलानी है हमें बताओ, या क्या करना है क्या नहीं करना। अनुशासन बहुत सख्त था उनका, लेकिन इस मामले में वो नहीं थे। हम किसी के कुर्बानी को नेगलेक्ट नहीं कर रहे। हाँ, अपनी जान कुर्बान करनी बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक प्लेटफार्म उसार कर, विचारधारा का प्लेटफार्म उसार कर जो कुर्बानी दी वो भगत सिंह, इसीलिए वो शहीद आज़म है। जान तो सभी ने कुर्बान की है, हम समझते कि उसको शहीद आज़म इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने
वो लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा था कि आप भगत सिंह को ख़त्म कर सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं कर सकते। देश की हवा में मेरे विचार रहेंगे और मेरे लोगों तक पहुँचेंगे। आज जब तर्कशील आंदोलन के सामने चुनौतियां बढ़ी हैं या प्रगतिशील आंदोलन के सामने भी हम कहें, तो इस बिखरे हुए इस समूह को किस तरह से एकजुट किया जा सकता है जो तर्कशीलता को और तर्कशील आंदोलन को पूरे देश में आगे बढ़ाए? इसको ये मैं कहूँगा ये विडंबना है हमारे समय की कि जो प्रगतिशील संस्थाएं हैं, जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा किसान आंदोलन की। आपके लोग भी किसान आंदोलन में आए, सभी आए। तो छोटा सा पंजाब है, हरियाणा और हिमाचल निकलने के बाद छोटा सा पंजाब रह गया। मैं समझता हूँ जो बड़ा पंजाब है समेत पाकिस्तान का, उसका 10वां हिस्सा ये रह गया, 10% ये रह गया। इस छोटे से पंजाब में 34 किसान संगठन है, 34 किसान संगठन है। तो एक होना चाहिए, चलो 2, 4, 6, 8, 10 होना चाहिए। तो ये हमारी विडंबना है कि छोटे छोटे मतभेदों के चलते हम एक दूसरे के साथ चलने को तैयार नहीं है। यही मैं समझता हूँ कि बाकी स्टेटों में होगा। हरियाणा में भी मैंने यही नोट किया, वहाँ वो चुड़ूनी वगैरह वो कर रहे हैं, किसानों का अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन और भी संगठन हैं। एक मुद्दे पर हम छोटे छोटे मतभेदों के कारण हम इकट्ठे होने से तैयार नहीं है, इकट्ठे होने को तैयार नहीं है। ये जो आंदोलन हम सारे मिलकर चला रहे हैं, ये भी तो सारे लोगों का आंदोलन है। अंधविश्वासों से मुक्त करना सारे लोगों का आंदोलन है। लेकिन हम इसमें भी जैसे यहीं बरनाला में एक और संस्था है मेघराज मित्र वगैरह की, वो अलग हो गए। पहले वो सब इकट्ठे थे, फिर वो अलग हो गए क्योंकि वो उनका थोड़ा कमर्शियल काम था, इसको कमर्शियल करना चाहते थे। जो प्रकाशन का काम है अपने हाथ में रखना चाहते थे, क्योंकि तर्कशील सोसाइटी ने एक बहुत बड़ा वर्ग पैदा कर दिया पाठकों का। कोई किताब छपती है 50,000 छपती है, एकदम लग जाती है। तो वो चाहते थे कि ये हमारे पास ही रहे, ये तो मैं निजी चलाऊँगा। तो ये उनका पर्पज़ हो गया, उनका निजी हो गया। तो इसके लिए दोफाड़ हो गई, तर्कशील सोसाइटी दोफाड़ हो गई। विचारों का मतभेद होना, एक दूसरे से टकराना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टकरा कर अलग हो जाना बुरी बात है। हम 3 आदमी हैं, अगर मेरे अलग विचार हैं तो आपके एक जैसे विचार हैं तो मैं आपको फॉलो करूं। परिस्थितियां साबित कर देंगी कि आप गलत हैं या ठीक हैं। मैं भी गलत साबित हो सकता हूं, आप दोनों भी गलत साबित हो सकते हैं, मैं ठीक हो सकता हूं। समय पाके फिर मैं लीड कर सकता हूं। ये जज्बा या ये सब्र नहीं है, ये विडंबना है हमारी मूवमेंट की। नहीं, बिल्कुल ही सही चीज़ों को आपने रखा। इसी से जुड़ा एक पहलू की ओर ध्यान दिलाएंगे कि यदि तर्कशील आंदोलन की बात करें, रैशनल मूवमेंट की बात करें, दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत वो मजबूत रहा है। जी। पेरियार रामास्वामी नायकर के तमिलनाडु से लेकर ज्योतिबा फुले का महाराष्ट्र, और इस तरह से देखेंगे कि दक्षिण में कहीं ये चीज़ें ज़्यादा सशक्त रही। जी। उत्तर भारत और ख़ास तौर से जो हिंदी भाषी राज्य हैं, यहाँ अब भी एक चुनौती है तर्कशील आंदोलन का विकास और विस्तार। तो यदि हम हिंदी भाषी क्षेत्रों को एक जोड़ करके देखने की कोशिश करें तो आपकी नज़र में क्या वो चुनौतियां हैं जो वहाँ विस्तार जाने से रोकती हैं, और कैसे उसका समाधान निकाला जा सकता है? आनंद जी, मेरे बेटे के साथ मैं केरला में गया था। मेरे बेटे ने वहाँ कोई मेडिकल का 1 महीने का कोर्स करना था, उसके साथ मैं गया था। तो मैं बहुत हैरान हुआ, वहाँ जो लेफ़्ट मूवमेंट है वो हमारे उत्तरी भारत के मुकाबले कहीं मजबूत है। एक बात। दूसरी बात, जो जहाँ डिस्क्रिमिनेशन है कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुस्लिम है, ये है, वो है, वहाँ बहुत कम मैंने देखा। मैंने तो देखा ही नहीं। वहाँ हिंदुओं का एक बहुत बड़ा कोई उत्सव था, भाषा की समस्या थी, मैं समझ तो सका नहीं कि क्या था। एक बहुत बड़ी मस्जिद थी, उसके बिल्कुल सामने वो हो रहा था। उसमें हिंदू भी खड़े थे, बहुत से मुसलमान भी खड़े थे, मेरा जैसा पगड़ी वाला भी खड़ा था। कोई उनमें नफ़रत नहीं थी। उसकी मैं एक वजह मानता हूँ कि जैसे केरला की विशेष तौर पर मैं बात करूँ, वहाँ लेफ़्ट मूवमेंट का बहुत जोर रहा है। तो जहाँ
लेफ़्ट मूवमेंट का जोर रहा हो, कुदरती ये बात है कि वहाँ उन विचारों का भी जोर रहा होगा, तो इसीलिए वहाँ वो मूवमेंट मजबूत है। पंजाब में मैं ये देखता हूँ कि जहाँ जो पेप्सू मुजाहरा लहर मजबूत रही है, जहाँ पेप्सू मुजाहरा लहर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 784 गाँव में 16 लाख एकड़ ज़मीन लोगों को उनके मालिक बना दिया। एक आंदोलन, बहुत लंबा आंदोलन चला था, बहुत कुर्बानियाँ लोगों ने की थी। तो जिन ज़िलों में वो आंदोलन मजबूत था, वहाँ अब तरकील लहर भी मजबूत है। ऐसे मैं मानता हूँ कि होना तो बंगाल में भी चाहिए जी हैं। मेरे को बंगाल की स्थिति का पता नहीं है, लेकिन वहाँ जैसे लेफ़्ट मूवमेंट की सरकार रही है, चलो उस पार्टी से कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन लेफ़्ट विचारधारा की तो है ना वहाँ, तो वहाँ भी मजबूत होना चाहिए। मेरे को नहीं पता कि हमारे यहाँ फीरा में उनकी कोई पार्टिसिपेशन है या नहीं है, मेरे को ये लगता है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हिंदी भाषी बेल्ट है यहाँ, जो कहिए ब्राह्मणवाद का बहुत ज़ोर है, जो मनुवादी कह सकते हैं, मनुवादी विचारधारा है, उसका प्रकोप ज़्यादा है हमारे इन लोगों पर। दक्षिण में बहुत कम है। अब भी हम देखते हैं जब मोदी सरकार है तो इनका ज़्यादा हिंदी बेल्ट में ही इनकी ज़्यादा सरकारें हैं। दक्षिण में बहुत कमज़ोर है, चाहे वो चलो कर्नाटक वगैरह में सफल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हिंदी बेल्ट में ज़्यादा जोर है। उसका कारण यही है कि यहाँ उनकी जो पिछाखड़ी शब्द समझते हैं आप? जी हाँ, बैकवर्ड जो विचारधारा है जी जी वो यहाँ ज़्यादा मजबूत है उनकी हिंदी बेल्ट में। जी ये मेरे को लगता है। जी जी। धन्यवाद रणधीर सिंह जी। थैंक यू कई सर। सारे बिंदु पे एक तो ये सुखद है कि पंजाब में बरनाला में जी फीरा का 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, जिसको कहें कि होस्ट की भूमिका में या स्थानीय आयोजक की भूमिका में तर्कशील सोसाइटी पंजाब है। तर्कशील सोसाइटी पंजाब सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि कहें कि एक अभियान है, एक आंदोलन है, हाँ, एक लहर है। एक लहर है जो लोगों को वैचारिक स्तर पे बदलने का प्रयास कर रहा है, बदलने की कोशिश कर रहा है। जी आपने इतना वक्त दिया, इतनी बातें रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपके साथी का भी धन्यवाद। आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं 2 शब्द बोल सकूं। धन्यवाद आपका।